गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस द बैंकर्स हु ब्रोक द वर्ल्ड की हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्री और लेखक लियाकत अहमद द्वारा लिखी गई है। ये कहानी है चार ऐसे शख्स की जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, पैसे की ताकत। ये कोई राजा या सिपाही नहीं थे, बल्कि बैंकर थे। 20वीं सदी के दूसरे दशक में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। युद्ध के मैदान में लाखों लोग मारे गए, लेकिन एक और युद्ध था जो अब शुरू होने वाला था, पैसे का युद्ध। और इस युद्ध के सेनापति थे चार केंद्रीय बैंकर, बैंक ऑफ इंग्लैंड के मोंटागो नॉर्मन, बुंडेस बैंक राइक्स बैंक के हेलमार शाफ्ट, बैंक ऑफ फ्रांस के एमिल मोरो और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के बेंजामिन स्ट्रॉन्ग। ये कहानी शुरू होती है 1914 में, जब दुनिया एक सुनहरे दौर में थी। उसे बेले एपो कहा जाता था। व्यापार फल फूल रहा था, पैसा एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के बह रहा था। इस समृद्धि की नींव थी गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी हर देश की मुद्रा की कीमत सोने से जुड़ी हुई थी। एक पाउंड का मतलब था एक निश्चित मात्रा में सोना, एक डॉलर का भी यही मतलब था। ये एक ऐसा अनुशासन था जो कहता था कि सरकारें मनमाने ढंग से पैसा नहीं छाप सकती। उनके पास जितना सोना है उतना ही पैसा छाप सकती हैं। लेकिन 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। एक महीने के भीतर ही पूरा यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था। जब युद्ध खत्म हुआ 1918 में, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और यूरोप बर्बाद हो चुका था। जिन चार बैंकरों की हम बात करेंगे, उनकी जिंदगी पर इस युद्ध ने गहरा असर डाला था। इंग्लैंड में मोंटागो नॉर्मन एक अजीब और अकेले इंसान थे। वह एक कलाकार या संगीतकार ज्यादा लगते थे, बैंकर कम। लंबा कद, नुकीली दाढ़ी, चौड़ी टोपी और लबादा उनकी पहचान थी। वह अक्सर उदास रहते थे और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाते थे। लेकिन जब युद्ध आया तो इस अकेले आदमी ने खुद को बैंक ऑफ इंग्लैंड की सेवा में झोंक दिया। युद्ध के दौरान बैंक ने सरकार को कर्ज दिया, पैसा छापा और धीरे धीरे नॉर्मन का कद बढ़ता गया। 1920 तक वह बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बन चुके थे। जर्मनी में हालमार शाफ्ट एक अलग कहानी थे। वह एक नीचे ऊपर हुए परिवार से आते थे। उनके पिता अमेरिका में नाकामयाब रहे और वापस जर्मनी लौट आए। लेकिन शाफ्ट में जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी। वह सख्त मिजाज, घमंडी और बेहद प्रतिभाशाली थे। युद्ध के दौरान उन्होंने बैंकिंग में अपनी जगह बनाई और 1923 तक वह बर्लिन के एक जाने माने बैंकर बन चुके थे। फ्रांस में एमिल मोरो एक संभ्रांत नौकरशाह थे। वह इंस्पेक्टर डे फाइनेंस थे, जो फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी पदों में से एक है। लेकिन राजनीतिक साजिशों के चलते उन्हें अल्जीरिया के छोटे से केंद्रीय बैंक में भेज दिया गया था। वह बेहद जिद्दी, शक्की मिजाज और फ्रांसीसी परंपराओं में यकीन रखने वाले इंसान थे। और अमेरिका में थे बेंजामिन स्ट्रॉन्ग। वह न्यूयॉर्क के बैंकर्स ट्रस्ट के युवा अध्यक्ष थे। जब 1907 में अमेरिका में भयंकर बैंकिंग संकट आया तो स्ट्रॉन्ग ने जेपी मॉर्गन के साथ मिलकर उसे संभालने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बैंकिंग पैनिक से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक की जरूरत है। जब 1913 में अमेरिका में फेडरल रिजर्व बना तो स्ट्रॉन्ग उसके सबसे ताकतवर हिस्से न्यूयॉर्क फेड के गवर्नर बने। वह मिलनसार, दूरदर्शी और एक्शन में यकीन रखने वाले इंसान थे। युद्ध के बाद की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या थी कर्ज। जर्मनी से मुआवजा रिपेरेशन वसूलना था, जिसकी भरपाई वह कर ही नहीं सकता था। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस पर अमेरिका का भारी कर्ज था। यह एक ऐसा चक्र था जहां अमेरिका पैसे का मांग करता था, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से मुआवजा मांगते थे और जर्मनी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसी बीच एक युवा अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी किताब द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस में इस मुआवजे को पागलपन करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे यूरोप बर्बाद हो जाएगा। कीन्स ये चारों बैंकर से बिल्कुल अलग थे। वह एक विद्रोही विचारक थे जो परंपराओं पर सवाल उठाते थे। एक 923 में जर्मनी हालात से बेहाल था। वहां की मुद्रा मार्क इतनी बेकार हो चुकी थी कि लोग रोटी खरीदने के लिए ठेले भरकर नोट ले जाते थे। महंगाई ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। ऐसे में हालमार शाफ्ट को मुद्रा आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने एक नई मुद्रा रेंट एंड मार्क शुरू की और कठोर कदम उठाकर महंगाई पर काबू पा लिया। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। इसी साल रुडोल्फ वॉन हेवेनस्टाइन, जो रीच बैंक के अध्यक्ष थे, की मृत्यु हो गई और शाफ्ट उनके उत्तराधिकारी बने। शाफ्ट ने जर्मन अर्थव्यवस्था को संभाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी। इसी बीच फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक भी डगमगाने लगी। फ्रांस की सरकारों ने मिलकर एक ऐसा घोटाला किया जहां बैंक ऑफ फ्रांस के खातों से छेड़छाड़ की गई। इस फॉक्स बिला झूठे बैलेंस शीट के स्कैंडल ने फ्रैंक को और कमजोर कर दिया। 1926 में जब फ्रैंक पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर था, एमिल मोरो को बैंक ऑफ फ्रांस का गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने सख्त कदम उठाए और फ्रैंक को स्थिर किया, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ फ्रांस पर थी। वह दूसरे देशों की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। इधर ब्रिटेन अपनी मुद्रा पाउंड को युद्ध से पहले वाली कीमत $4.86 पर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। मोंटागू नॉर्मन का मानना था कि पाउंड को सोने से जोड़ना ब्रिटेन की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। 1925 में चांसलर ऑफ एक्सचेकर विंस्टन चर्चिल ने
नॉर्मन के दबाव में पाउंड को फिर से सोने से जोड़ने का फैसला किया। कीन्स ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। और ऐसा ही हुआ भी। पाउंड की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जिससे ब्रिटेन के सामान विदेशों में महंगे हो गए और उद्योग ठप पड़ गए। अमेरिका में बेंजामिन स्ट्रॉन्ग के नेतृत्व में फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। स्ट्रॉन्ग ने महसूस किया कि दुनिया में सोने की कमी हो रही है और अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा सोना जमा हो रहा है। वह चाहते थे कि अमेरिका अपनी ब्याज दरें कम रखे ताकि यूरोप के देश भी अपनी अर्थव्यवस्था संभाल सकें। नॉर्मन और स्ट्रॉन्ग के बीच गहरी दोस्ती थी। वह अक्सर मिलते थे और दुनिया की आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करते थे। 1924 में डाउस योजना के तहत अमेरिका ने जर्मनी को कर्ज देना शुरू किया ताकि वह मुआवजा चुका सके। ये पैसा अमेरिका से जर्मनी, फिर फ्रांस और ब्रिटेन और वापस अमेरिका चक्कर लगाने लगा। कीन्स ने इसे कागज का चक्र कहा और चेतावनी दी कि यह लंबे समय तक नहीं चल सकता। शार्ट को भी यह चिंता सताने लगी कि जर्मनी बहुत ज्यादा विदेशी कर्ज ले रहा है। उन्होंने इस कर्ज को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 1927 में स्ट्रॉन्ग ने नॉर्मन, शाक्ट और मोरो को न्यूयॉर्क में एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। मोरो ने खुद नहीं आकर अपने डिप्टी चार्ल्स रिस्ट को भेजा था। यह बैठक लॉन्ग आइलैंड के एक गुप्त स्थान पर हुई। यहां तय हुआ कि अमेरिका अपनी ब्याज दरें और कम करेगा ताकि पाउंड पर दबाव कम हो और यूरोप को सोना मिल सके। स्ट्रॉन्ग को पता था कि इससे अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी आ सकती है, लेकिन उन्होंने इसे जोखिम उठाने लायक माना। उन्होंने मजाक में कहा कि इससे बाजार को विस्की का एक छोटा पेग, अनपेटी कोडी विस्की मिल जाएगा। ये फैसला इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुआ। अमेरिकी ब्याज दरें कम होने से शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई। लोग पागलों की तरह शेयर खरीदने लगे। रोअरिंग ट्वेंटीज का यह दौर बुल मार्केट में बदल गया। न्यूयॉर्क में शेयर बाजार ऐसा जुआघर बन गया जहां जूते पॉलिश करने वाला लड़का भी टिप्स देता था और करोड़पति बनने के सपने देखता था। फेडरल रिजर्व के भीतर इस बुलबुले को लेकर मतभेद गहरा गए। एडोल्फ मिलर जैसे लोग चाहते थे कि ब्याज दरें बढ़ाकर इस बुलबुले को फोड़ा जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग और उनके समर्थक इसके खिलाफ थे। स्ट्रॉन्ग का मानना था कि ब्याज दरें बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। 1928 में बेंजामिन स्ट्रॉन्ग की मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 55 ईयर के थे। उनकी मौत से नॉर्मन को गहरा सदमा लगा। स्ट्रॉन्ग ही वह कड़ी थे जो चारों बैंकरों को एक सूत्र में बांधे हुए थे। उनके जाने के बाद फेडरल रिजर्व में फूट और गहरा गई। अब फेड के पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो स्ट्रॉन्ग की तरह निर्णायक कदम उठा सके। इसी बीच शेयर बाजार का बुलबुला और बढ़ता गया। 1929 की गर्मियों तक डॉव जोन्स 380 के स्तर पर पहुंच गया था, जो 1921 के स्तर से 6 गुना ज्यादा था। अक्टूबर 1929 में आखिरकार वह दिन आ ही गया। 24 अक्टूबर, ब्लैक गुरुवार को शेयर बाजार गिरना शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में यह गिरावट इतनी भयानक हुई कि ब्लैक मंगलवार तक डॉव 200 के स्तर पर आ गया था। अरबों डॉलर डूब गए, करोड़ों लोग बर्बाद हो गए। जिन बैंकरों ने इस बुलबुले को पनपने दिया, वे अब उसे संभाल नहीं पा रहे थे। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास में ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका से शुरू हुआ यह संकट पूरी दुनिया फैल गया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक बंद हो गए, किसानों की फसलें सड़ गईं क्योंकि उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, हर जगह मंदी की भयानक तस्वीर थी। लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे। इस मंदी की सबसे बड़ी मार जर्मनी पर पड़ी। 1929 में जैसे ही अमेरिका ने कर्ज देना बंद किया, जर्मनी की अर्थव्यवस्था ढह गई। बेरोजगारी 25% के पार चली गई। हालात इतने बुरे हो गए कि लोग एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की बातें सुनने लगे। 1930 में हेल्मार शार्क ने रीच बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और हिटलर के करीब आने लगे। इधर यूरोप में बैंकिंग संकट और गहरा गया। 1931 में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट एंस्टाल्ट दिवालिया हो गया। इसका असर जर्मनी पर भी पड़ा। जर्मनी के बैंक बंद होने लगे। राष्ट्रपति हूवर ने जर्मनी के मुआवजे पर 1 साल की मोहलत का ऐलान किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जर्मनी की बैंकिंग प्रणाली चरमरा गई। अब बारी थी ब्रिटेन की। जर्मनी में फंसा उसका पैसा डूब गया। विदेशी निवेशकों ने पाउंड पर भरोसा खो दिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकालना शुरू कर दिया। सितंबर 1931 में ब्रिटेन को मजबूरन गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ा। नॉर्मन के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उनका जीवन संघर्ष सोने से जुड़ा था और अब वे टूट चुका था। इसी साल नॉर्मन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उन्हें आराम करने के लिए कनाडा भेज दिया गया। फ्रांस एमिल मोरो की नीतियों की वजह से कुछ समय के लिए इस मंदी से बचा रहा। उसके पास सोने का सबसे बड़ा भंडार था, लेकिन यह राहत अस्थायी थी। 1930 में मोरो ने बैंक ऑफ फ्रांस के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। 1932 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। हर्बर्ट हूवर को करारी हार मिली और फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने। रूजवेल्ट ने पदभार संभालते ही सबसे पहले देश भर के सभी बैंक बंद कर दिए। फिर उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें केवल मजबूत बैंकों को ही दोबारा खोलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा उन्होंने डॉलर को सोने से अलग कर दिया और उसकी कीमत घटा दी। कीन्स ने इस फैसले की तारीफ की और इसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी बताया। इन कदमों ने अमेरिका में भरोसा बहाल किया।
लोगों ने फिर से बैंकों में पैसा जमा करना शुरू कर दिया। बाजार में तेजी आई और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। जर्मनी में हालात अलग थे। 1933 में हिटलर सत्ता में आ गया। ह्यालमार शार्ट फिर से रीश बैंक के अध्यक्ष बने और अर्थव्यवस्था मंत्री भी। उन्होंने भारी सार्वजनिक निर्माण और हथियारों के उत्पादन से जर्मनी को मंदी से बाहर निकाला। लेकिन इस बार वह हिटलर की क्रूर नीतियों के साथी बन चुके थे। बाद में उनका हिटलर से मोहभंग हुआ। उन्होंने उसे गिराने की साजिश में हिस्सा लिया, गिरफ्तार हुए लेकिन बच गए। युद्ध के बाद उन पर मुकदमा चला लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया। मोंटागू नॉर्मन का करियर भी खत्म हो रहा था। गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ने के बाद उनका प्रभाव खत्म हो गया था। वह 1944 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बने रहे, लेकिन अब उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एमिल मोरो सेवानिवृत्ति के बाद एक निजी बैंक के अध्यक्ष बने। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन पर ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगा और विची सरकार ने उन्हें हटा दिया। और कीन्स, वह इस पूरी त्रासदी के सबसे बड़े आलोचक थे, लेकिन साथ ही इसके सबसे बड़े विचारक भी। 1936 में उन्होंने अपनी महान कृति द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित की। इस किताब ने अर्थशास्त्र की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने बताया कि सरकारें मंदी के दौरान कैसे खर्च करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अहम भूमिका निभाई, जहां एक नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की नींव रखी गई। यह प्रणाली अगले 30 ईयर्स तक दुनिया की आर्थिक स्थिरता का आधार बनी। इस पूरी कहानी का सबक यह है कि ग्रेट डिप्रेशन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह इंसानों की गलतियों का नतीजा था, उन 4 बैंकरों की गलतियों का जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमान संभाल हुए थे। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था गोल्ड स्टैंडर्ड को फिर से लागू किया जो बदली हुई दुनिया में काम नहीं कर सकती थी। उन्होंने शेयर बाजार के बुलबुले को पनपने दिया और फिर उसे फोड़ने में नाकाम रहे, और जब संकट आया तो वह उससे निपटने के लिए तैयार नहीं थे। कीन्स ने ठीक ही कहा था कि अर्थशास्त्री सभ्यता के संरक्षक नहीं बल्कि सभ्यता की संभावना के संरक्षक होते हैं। इन चारों बैंकरों ने यह संभावना लगभग खत्म ही कर दी थी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।